अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ब्रोकर्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को जब हम टारगेट कर रहे होते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ब्रोकर्स का क्या किरदार होता है। ठीक है। और हमने सबसे पहले जो पहला लेक्चर था उसके अंदर ट्रेडिंग को देखा था कि ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा था, इसकी हिस्ट्री देखी थी। और उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखी थी वो थी फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखी थी, मार्केट सेशंस पढ़े थे, और लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी पढ़ी थी। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से नोट किया होगा। और आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारी ट्रेडिंग के अंदर, और इनको हम कहते हैं ब्रोकर्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इनको डीपली देखेंगे कि क्या ये ब्रोकर्स होते क्या हैं, इनका किरदार क्या होता है हमारी ट्रेडिंग के अंदर, और कितनी टाइप्स हैं इनकी ब्रोकर्स की, और ब्रोकर कैसे कमाते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा ब्रोकर्स वाला टॉपिक है, ये हमारा पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और इसके बाद में हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं कि जी ब्रोकर्स होते क्या हैं। हम जाके पहले सबसे ये देख लेते हैं कि ब्रोकर्स क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ ब्रोकर्स। ब्रोकर क्या है? A broker is just like a middleman who connects a trader to the financial markets। ठीक है। ब्रोकर जो है वो एक सिर्फ मिडल मैन होता है। आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमने किसी कॉलोनी के अंदर प्लॉट वगैरह लेना है तो हम डायरेक्टली जाके उसके मालिक को कांटेक्ट नहीं करते, बल्कि हम किसी ना किसी जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें इस सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट चाहिए। ठीक है। तो अब वो जो सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसका काम है वो एज ए ब्रोकर काम कर रहा होता है, यानी कि दो पार्टीज के दरमियान के अंदर वो बंदा होता है जिसको सिर्फ अपने कमीशन से गर्ज होती है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान के अंदर का सिस्टम कुछ चेक करें तो वो अब स्टेट बैंक, अगर हमने पैसे जमा करवाने हैं तो हम डायरेक्टली जाके स्टेट बैंक के अंदर नहीं जमा करवा रहे होते हम, बल्कि जो मिडल मैन होते हैं, यानी कि जो यूबीएल बैंक है या जो ये जितने भी अलाइड बैंक है, एमसीबी है, जितने भी इस तरह के बैंक्स होते हैं, हम इनमें पैसे जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, इन्हीं से हम विड्रॉल लेते हैं। लेकिन हमारा जितना भी हिसाब किताब हो रहा होता है वो सारा स्टेट बैंक मैनेज कर रही होती है, उनको आइडिया होता है। अब हमें जो डायरेक्टली स्टेट बैंक के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ मिडल मैन को जानते हैं, और मिडल मैन का आगे काम है कि हमारे जितने भी यानी कि कैलकुलेशन वगैरह जो भी हमारा उनका किरदार है वो अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग की दुनिया में हम डायरेक्टली जाके फाइनेंशियल मार्केट को टारगेट नहीं करते, बल्कि हमारे पास कुछ ब्रोकर्स अवेलेबल होते हैं। इन ब्रोकर्स का काम है कि जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें, हम इसको कहते हैं कि भाई हमारे बिहाफ के ऊपर तुम ये चीज़ बाय कर दो। इनका काम है वो चीज़ बाय करके देना। अगर हम इनको कहते हैं कि भाई अब मेरे पास ये चीज़ है, मैंने इसको बेचना है, तो इनका काम है मार्केट के अंदर वो चीज़ सेल कर देना। ठीक है। और इनका जो अपना जो टारगेट होता है वो यही होता है कि इन्होंने अपना कमीशन चार्ज करना होता है। अब उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की, इस कंसेप्ट की अच्छे से समझ लग गई होगी कि ब्रोकर जो है वो होता क्या है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि ब्रोकर का किरदार क्या होता है। ब्रोकर का किरदार यही है कि ये हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर हम जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने गोल्ड को बाय करना है तो हमारे पास ये इन्होंने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ होगा, उसके ऊपर हम ट्रेड को बाय करेंगे, गोल्ड को बाय करेंगे, और वो हमारा जो ऑर्डर है वो इसकी जिम्मेदारी है ब्रोकर की कि उसको इंटरबैंक नेटवर्क के अंदर उसको एग्जीक्यूट करवाए। ठीक है। और जब हम उसको बंद करेंगे अपने ऑर्डर को, यानी कि सेल करेंगे गोल्ड को, तो वो उस ऑर्डर को बंद करवाने का पाबंद होगा। तो ये सारी जिम्मेदारी जो होती है ये ब्रोकर की होती है कि हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना। दूसरी चीज़ है प्रोवाइड एक्सेस टू द वेरियस मार्केट्स। ठीक है। अब मल्टीपल मार्केट्स हैं, जैसे फॉरेक्स की मार्केट है, स्टॉक्स की मार्केट है, क्रिप्टो की मार्केट है। ये सारी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखी हैं इन डिटेल के ये कौन सी क्या काम करती है। इन मार्केट्स को इंटरेक्ट करवाना इसकी जिम्मेदारी है।
अब कोई मार्केट है जो सिर्फ क्रिप्टो की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बाइनांस है। अगर हम बाइनांस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट के साथ इंटरेक्ट करवाती है ट्रेडर्स को। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे ब्रोकर देख लेते हैं, जैसे एक्सएनएस है या एक्सएम ब्रोकर है या और भी आईसी मार्केट्स वगैरह जितने भी ब्रोकर्स हैं, अब ये क्या काम करती हैं कि ये हमें फॉरेक्स, क्रिप्टो यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो पेयर्स होते हैं उन तक एक्सेस देते हैं। इनके ऊपर हम स्टॉक्स की ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है एग्जीक्यूट योर ऑर्डर्स बाय और सेल ऑर्डर्स, यानी कि अगर हम इनको कहेंगे हमारे बिहाफ के ऊपर बाय कर दो मार्केट में, तो ये बाय करने के पाबंद होंगे। अगर हम कहते हैं कि सेल कर दो, तो इनका काम है उसको ऑर्डर्स को सेल करवाना, ठीक है। ये इनकी सारी की सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो बाय और सेल के ऑर्डर्स होते हैं इनको मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करवाना, इनका सारा यही काम है, ठीक है। अब जो हमारे एक कंसर्न की चीज़ है कि ठीक है जी, ब्रोकर जो है वो हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी देता है, हमें मार्केट के अंदर एक्सेस भी देता है, हमारे ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जो ब्रोकर होता है वो कमाता कैसे है? तो ब्रोकर के कमाने के मेन तीन तरीके हैं, जिनमें से पहला है कि जी वो फिक्स्ड कमीशन लेता है। कुछ ब्रोकर्स हैं वो आपसे जब आप एक ट्रेड ओपन करेंगे तो वो आपसे उसका कमीशन लेंगे कि जी मैं आपको एक ट्रेड ओपन करने का $1 चार्ज करूंगा, या इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये वेरी कर सकता है जो कमीशन होता है। कुछ ट्रेडर्स हैं वो आपसे लेते हैं कि जी अगर आप इतनी डॉलर की ट्रेड करोगे तो मैं उसकी इस इतने परसेंट यानी कि उतने उसके अंदर से इतने परसेंट कमीशन लूँगा। यानी कि अगर आप कहते हो कि जी $10 का मैंने गोल्ड बाय करना है, तो वो कह सकता है आपको, यानी कि कुछ ब्रोकर का इस तरह से हिसाब किताब होता है कि जी इसमें से मैं 1% चार्ज करूँगा, ठीक है। ये है कि ब्रोकर कैसे कमाता है। ये पहला तरीका था, कमीशन के जरिए कमाता है। दूसरी चीज है स्वैप या ओवरनाइट फीस, ठीक है। जब आप एक ट्रेड को ओपन करते हैं और उसको रात ट्रेड को ओपन रहने देते हैं, तो मार्केट के अंदर जो ब्रोकर होता है वो आपसे ओवरनाइट ट्रेड को ओपन रखने की फीस चार्ज करता है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट पड़ रहा होता है कि जी अगर आप एक दिन ट्रेड को ओपन रखते हैं तो उसके ऊपर इतना यानी कि चार्जेस पड़ेंगे, वो इंटरेस्ट पड़ रहा होता है। लेकिन जो ब्रोकर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, इस्लामिक जो यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अंदर ये वाली चीज़ जो होती है स्वैप फीस, ये नहीं होती, ठीक है। आप स्वैप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे एक्सएनएस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सएनएस एक ब्रोकर है, इसी तरह से एक्सएम भी एक ब्रोकर है। तो ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मुसलमानों को ये चीज़ की एक्सेस देते हैं कि आप स्वैप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपसे ओवरनाइट फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी। वो बेसिकली उसको एज ए सूद समझा जाता है, वो इंटरेस्ट पड़ रहा होता है। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर आपसे सूद चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट रेट जिसको हम कहते हैं। तो ये मुस्लिम्स के लिए हराम होता है, इसलिए जो ब्रोकर हैं ये मुसलमानों के लिए इस्लामिक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको स्वैप फ्री अकाउंट भी कहा जाता है। तो ये इनसे भी चार्ज कर यानी कि कमाते हैं ब्रोकर्स, और कमीशन से भी कमाते हैं। तीसरी चीज़ आती है स्प्रेड। अब ये जो स्प्रेड है ये क्या है? ये बेसिकली जो हम बाय और सेल कर रहे होते हैं इनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है, यानी कि प्राइस का जो डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं स्प्रेड। आसान लफ्ज़ों में यही चीज़ है स्प्रेड के। जैसे अगर हम डॉलर ख़रीदने के लिए जाते हैं मार्केट से, तो वो हो सकता है कि हमें 288 रुपये का यानी कि 288 रुपीज़ का मिले, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो वो हमसे 285 का या 286 का यानी कि हमारे से वो डॉलर बाय करते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो 2 से 3 रुपए का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं कि ये स्प्रेड है। ये बेसिकली उनका कमीशन होता है, एक्सचेंज वालों का, ब्रोकर का ये कमीशन होता है। अगर ये डिफरेंट ब्रोकर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और अकाउंट की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप स्प्रेड फ्री अकाउंट यानी कि स्प्रेड के बगैर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी ओपन हो जाता है, उसके अंदर फिर वो कमीशन आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। अगर आप स्प्रेड के बगैर यानी कि स्प्रेड के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर फिर आप सिर्फ स्प्रेड की फीस जो है वो दे रहे होते हैं, लेकिन आपसे कोई यानी कि जो फिक्स्ड कमीशन होता है वो आपसे नहीं चार्ज किया जाता, ठीक है। ये डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकाउंट्स की। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स।
टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स के अंदर यानी कि ब्रोकर्स की कुछ किस्में हैं और इनमें बेसिकली 3 किस्में होती हैं। एक डीलिंग डेस्क ब्रोकर होता है, उसमें तो मार्केट के अंदर जो ब्रोकर होता है यानी कि अगर आप बाय करते हैं तो वो खुद सेल करके बैठ जाता है, और अगर आप सेल करते हैं मार्केट के अंदर तो वो बाय करके बैठ जाता है। ठीक है, इस चीज़ से आपने हमेशा बचना है कि डीलिंग डेस्क ब्रोकर को हमने कभी यूज़ नहीं करना। दूसरे नंबर पे आता है एसटीपी ब्रोकर। अब एसटीपी ब्रोकर क्या होता है, हमने लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पढ़े थे। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई बैंक एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर काम कर सकता है। लिक्विडिटी क्या होती है, जिसको हमने पहले लेक्चर के अंदर और दूसरे लेक्चर के अंदर इन डिटेल देखा था कि लिक्विडिटी क्या होती है, पैसा है। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जब हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं वो जाती है ब्रोकर के पास, और हर ब्रोकर के पीछे कोई ना कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है कि वो हमारे अगेंस्ट ट्रेड ओपन करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो ट्रेड है वो इंटर बैंक नेटवर्क में नहीं जा रही होती, बेसिकली वो छोटे जो बैंक्स होते हैं उनके पास जा रही होती है। तो हमारी जो ट्रेड है अगर हमने बाय किया है तो ये सेल की ट्रेड लगाएंगे उसके अगेंस्ट, तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। अब यहां पर अगर हम देखें, दे सेंड्स योर ट्रेड्स डायरेक्टली टू द लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स एंड ट्रेड्स आर राउटेड थ्रू ब्रोकर्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर। यानी कि हर ब्रोकर के पीछे कोई ना कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, तो उनके पास आपकी जो ट्रेड्स होती हैं वो जा रही होती हैं। यूजुअली इट्स स्मॉलर पूल ऑफ बैंक्स, यानी कि ये कोई मेजर बैंक्स जिनको हमने पढ़ा था कि जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं ये उनमें नहीं आते। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जी ये छोटे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपके अगेंस्ट ट्रेड को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर एसटीपी जो ब्रोकर्स होते हैं इनके अंदर चांसेस होते हैं कि ये आपकी जो प्राइस है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट इस तरीके से कि यानी कि कुछ सेंट्स का डिफरेंस जो है ये डाल सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास इनकी टाइप्स हैं ब्रोकर्स की, उसके अंदर आता है ईसीएन ब्रोकर्स। दे कनेक्ट्स ऑर्डर्स डायरेक्टली टू द इंटर बैंक नेटवर्क। बेसिकली ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए। ठीक है, हमें कोई अच्छा बच्चा ब्रोकर चाहिए जो हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इंटर बैंक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा दे। ठीक है, वहाँ पर कौन ट्रेड कर रहा होता है, वहाँ पर बैंक ट्रेड कर रहे होते हैं, हेज फंड्स होते हैं और अदर ट्रेडर्स आल्सो ट्रेडिंग इन द सेम टाइम फ्रेम। यानी कि सेम टाइम पे वहाँ पे हेज फंड्स भी होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और बाकी ट्रेडर्स जितने भी हैं ये सारे के सारे रियल टाइम में वहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं इंटरबैंक नेटवर्क के साथ आपको डायरेक्टली ट्रेड करवाना। तो ये सबसे बेस्ट ब्रोकर वो होता है जो आपको ईसीएन यानी कि ईसीएन टाइप जो होती है आपके अकाउंट की वो प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो यानी कि कोई भी ब्रोकर है, यानी कि अगर हम एक्सएनएस की एग्जांपल लेते हैं या एक्सएम की एग्जांपल लेते हैं तो ये दोनों टाइप्स के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। ये एसटीपी अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे होते हैं, ये ईसीएन अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हमें जो चाहिए वो ईसीएन चाहिए। तो इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये चीज़ को जज किया जाता है कि जो ट्रेडर है वो प्रोफेशनल है या नहीं है। अगर हम नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर ट्रेड्स ओपन करते रहेंगे तो मार्केट के अंदर जो ब्रोकर है वो हमें उठा के एसटीपी यानी कि अकाउंट में डाल देगा। इसके अंदर हमें बेसिकली ये पता नहीं चल रहा होता कि एसटीपी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं हम या ईसीएन यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अकाउंट वाश होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ईसीएन जो ब्रोकर हैं या ईसीएन जो अकाउंट की टाइप है वो यूज़ करते हैं तो उसके अंदर रियल जो हमारा एनालिसिस होता है वो डायरेक्टली जो मेन मार्केट है इंटरबैंक नेटवर्क जो है उसके साथ ट्रेड हो रहा होता है, इसलिए उसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब हमारा अकाउंट जो है वो ईसीएन होना चाहिए, अकाउंट की जो टाइप है वो ईसीएन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो ये चीज़ है कि हमने प्रोफेशनली ट्रेड करनी है। ठीक है, आपने अक्सर टिकटॉक वगैरह के ऊपर देखा ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं टिकटॉक के ऊपर तो वो बाय और सेल के जो बटन्स होते हैं उनको इस तरीके से प्रेस कर रहे होते हैं कि जैसे ना वो कोई यानी कि उनके हाथ में कोई गन वगैरह आ गई है और उसको चला रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने एक प्रोफेशनली ट्रेड करनी होती है, आपने प्रॉपर एनालिसिस करना है। हम आगे चल के देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें पहले देखना होता है ट्रेड करने से। ठीक है, हमने अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी।
तो इस तरीके को आपने हमेशा जहन में रखना है कि अगर आप नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर में ट्रेड करेंगे तो आपके अकाउंट की जो टाइप है वो एसटीपी हो जाएगी, ठीक है। और अगर एसटीपी हो जाएगी तो आपकी जो ट्रेड होगी उसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके अकाउंट की टाइप जो है वो एसटीपी हो जाती है और उसके बाद में भी अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो वापस आपको ईसीएन में डाल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं क्लियरली पता चल रही होती कि जी मेरा अकाउंट की जो टाइप है वो ईसीएन है या एसटीपी है। आपने इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखना है जब भी ट्रेड करनी है कि आपने एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करनी है। ये हो गई टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स के ब्रोकर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रोकर रेगुलेशंस। अब फॉर एग्जांपल हमारे हाँ अगर पाकिस्तान में मैंने आज जैसे आपको बताया कि यूबीएल बैंक है, एचबीएल बैंक है, एमसीबी वगैरह है, ये जो एज ए ब्रोकर काम कर रहे होते हैं। अगर कोई बैंक रेगुलेटेड ही ना हो, पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड ही ना हो और हम अपना पैसा उसके अंदर यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दें या डिपॉजिट करवा दें और वो भाग जाए, तो फिर क्या होगा कि स्टेट बैंक हमें कोई उसका मुआवजा देने का पाबंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने ये चीज़ चेक करनी थी कि जिस बैंक के अंदर हम डिपॉजिट करवा रहे हैं क्या वो रेगुलेटेड है, क्या उसने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमारे ऊपर है कि हमने इन चीज़ों को चेक करना होता है जब भी डिपॉजिट वगैरह करना है, जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इसी तरीके से जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सा ब्रोकर, जैसे अगर हम पाकिस्तान में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो कौन सा ब्रोकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटेड है या बाहर एटलीस्ट बाहर के कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर ये वाला जो ब्रोकर है वो रेगुलेटेड है। तो इन चीज़ों को चेक करना होता है। यही है कि इसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि सेफ्टी ऑफ फंड्स, यानी कि जो आपके फंड्स हैं वो सेफ रहें और जो ब्रोकर है वो सारे फंड्स उठा के एक ही यानी कि अकाउंट के अंदर मैनेज ना कर रहा हो। ये ना हो कि पैसे आपके पड़े हैं लेकिन उसके ऊपर जो ट्रेड कर रहा है वो ब्रोकर कर रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, तो ये वाला काम ना हो। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो आपका ब्रोकर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। या अगर किसी वजह से ब्रोकर जो है वो बैंकरप्ट जाता है तो आपके कुछ फंड्स, यानी कि अगर आपका कह लें कि अकाउंट के अंदर $100 पड़ा है, $100 आपने डिपॉजिट किया हुआ है और जो ब्रोकर है वो भाग गया या बैंकरप्ट हो गया, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपके पास 100 में से हो सकता है आपको 50 मिल जाए, ठीक है। वो 50 आपको यानी कि कुछ ना कुछ आपका जो लॉस होगा वो रिकवर हो सकता है। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये रेगुलेटेड ब्रोकर्स के अंदर होती है। फेयर ट्रेडिंग, यानी कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रेगुलेटर जो यानी कि रेगुलेटेड जो ब्रोकर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसने कोई चीटिंग नहीं करनी, यानी कि जो आप ट्रेड लगा रहे हैं वो डायरेक्टली इंटरबैंक में उसने एग्जीक्यूट करवानी होती है। कंपनसेशन स्कीम्स, यानी कि सम रेगुलेटर्स ऑफर इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपका अकाउंट जो है वो किसी वजह से उड़ जाता है या वाश हो जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंश्योरेंस जो होती है वो ऑफर कर देते हैं अगर ब्रोकर जो होते हैं वो रेगुलेटेड हों। तो अगर ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं है तो फिर ये कोई भी चीज़ जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ब्रोकर जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो उसका ऑडिट वगैरह हो रहा हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हो रहा हो, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट हो जिसके ऊपर उनका लाइसेंस नंबर वगैरह हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम एक ब्रोकर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट यानी कि जितना भी हम स्टडी करेंगे वो हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे कि हमने ट्रेड जो है वो यानी कि मार्केट को किस तरीके से देखना है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। ये वाली यानी कि जो चैप्टर 2 है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी के लिए हमारा जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हमने इन चीज़ों को इन डिटेल देखा है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होती क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, लोग ट्रेड क्यों करते हैं, इसके अंदर इसके कुछ फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, या इसके अंदर हमारे जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे कंपिटिटर्स कौन कौन से हैं और ब्रोकर क्या होता है, हम इसको यानी कि कनेक्ट कैसे कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ जो है ये हमने पहले चैप्टर के अंदर देखी है, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको ये चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने से पहले $1 का भी डिपॉजिट करें, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। जब आप इस कोर्स को एटलीस्ट कंप्लीट कर लें, देन हम अपनी अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। इससे पहले जितना भी आपका जो फंड है वो नुकसान हो सकता है, आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती हम अर्निंग की तरफ नहीं जा सकते। जिस भी फील्ड के अंदर हम जा रहे होते हैं उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अगर हमने ये चीज़ एनालाइज ना की होती या ना पढ़ी होती कि ब्रोकर जो है वो किस तरीके का हो सकता है या किस तरीके से हम उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, या ब्रोकर जो है उसकी जो टाइप्स हैं वो किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट करती हैं, तो हम अपने अकाउंट को वॉश करवा सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ जो है वो जब भी आपने ट्रेड करनी है, जब भी ब्रोकर सेलेक्ट करना है, इन चीज़ों को हमेशा ज़हन के अंदर रखना है कि ब्रोकर जो है वो कौन कौन से यानी कि काम ख़राब कर सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने हमेशा ज़हन के अंदर रखना है। ये स्प्रेड के साथ एक और चीज़ होती है स्लीपेज, जिसको हम कहते हैं, वो सम टाइम ब्रोकर जो होता है वो ऐड कर रहा होता है। स्लीपेज जो होती है वो बेसिकली कहते हैं कि जो यानी कि बाय और सेल की जो प्राइस होती है उसके अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही होती है। ये मार्केट के यानी कि जो टाइमिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा टाइम जो है वो कौन सा सेशन चल रहा है। अगर हाई लिक्विडिटी वाला सेशन चल रहा है तो उसके अंदर स्लीपेज वगैरह जो है वो कम होगी, और अगर जो टाइम है वो ऑफ टाइम चल रहा है यानी कि ऑफ और चल रहे हैं तो उनके अंदर ये जो स्लीपेज होती है ये ज़्यादा होगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है जब भी ट्रेड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 कल से स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जो कोई भी ट्रेडिंग को सीखना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, तो आप उसको ये वाला चैनल जो है ये रिकमेंड कर सकते हैं, और वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।